तो चलिए आज की क्लास और आज का किस्सा शुरू करते हैं इस प्यारे से कोट के साथ में। ये कहीं ना कहीं अगर मोटिवेशन मिलता रहे तो बिल्कुल हम अंदर से सेल्फ मोटिवेट हैं जो रहते हैं, और सेल्फ मोटिवेशन के लिए ही ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। एंड ना केवल ये वाली चीज़ें, मैं कहूँगी कि हमारी लाइफ में भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। हम घर के बाहर खड़े हैं, किसी जाते जाते किसी आंटी ने अंकल ने पूछ लिया कि जॉब लगी नहीं क्या अभी। चलो वो तो एक टोंट हो ही गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर खड़े होते हैं और कोई ऐसे आपसे पूछ लेता है कि क्या कर रहे हो, और वो क्या कर रहे हो शायद किसी और सेंस में पूछा गया होगा, लेकिन हमें वो बात इतनी लग जाती है क्योंकि लोग हमसे बार बार एक ही चीज़ पूछते रहते हैं, है ना। तो ऐसे जो कहने का मतलब है कि ऐसे जो ताने होते हैं या ऐसी जो बातें होती हैं वो ज़रूरी होती हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि एक टाइम पर आकर के जब आप पीछे बैक देखते हो तो आपको लगता है कि अगर वो अंकल या आंटी मुझे ये चीज़ नहीं बोलते तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं खड़ा होता, क्योंकि वो अगर नहीं बोलते तो शायद सीने में जो आग है ना वो नहीं लगती, क्योंकि ये मैंने देख लिया इसी कोट के अंदर है ये थोड़ी छोटी सी लाइन, तो उसी से रिलेट करता हुआ एक एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ पर दिया है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें भी हैं जो बेसिकली ज़रूरी होती हैं, है ना। तो चलिए इस प्यारे से कोट के साथ में शुरुआत करते हैं। कहता है कि ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बिल्कुल, कोई संघर्ष ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है ना। तो बाहर जो हमारे घर के बाहर टॉमी है और हम हैं, फिर तो कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा अगर कोई संघर्ष कोई तकलीफ ही नहीं होगी तो। बिल्कुल। कहता है बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल। तो जो है कोट बहुत ही एकदम आग वाला है, जिसने मोटिवेशन है जो हमारे और आपके अंदर भर दिया है। तो चलिए इसी धुआंधार कोट के साथ में क्लास की शुरुआत है जो की जाती है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग डीबीएमएस भी है शुरू कर रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो साथ साथ मैसेज कर रहे हैं कि नेटवर्किंग कराओ, डीबीएमएस कराओ। तो ओके, डीबीएमएस की क्लासेस भी हम साथ साथ करते हैं, और पैंडास के जो है जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ रहे हैं। पैंडास के मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पैंडास मैंने अपनी तरफ से अभी पढ़ाया नहीं है, तो शायद कल या परसों उसका पूरा एकदम लेक्चर आ जाएगा डेटा फ्रेम के ऊपर, और सीरीज़ मैं खैर पहले ही बता चुकी हूँ। तो जब आप उसको वॉच कर लोगे उसके बाद में आप एमसीक्यूज़ के ऊपर हैं जो आना, क्योंकि अगर आपने पैंडास को एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आपको वो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं, है ना। ओके, कहता है कि आपको गेस करना है इसके बारे में। जैसे हम कुछ रिडल है, एक तरीके से हमें कुछ रिडल मिलते हैं कि ऐसे ऐसा गेस करो, तो आपको गेस करना है। कहते हैं कि ये कीवर्ड है, इट इज़ अ कीवर्ड विच इज़ यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम रिलेशन। अब अगर आप नेटवर्किंग थोड़ा सा भूल गए हैं, सॉरी डीबीएमएस भूल गए हैं, तो आपको बता दें कि हम लोग रिलेशन किसको बोलते हैं, टेबल को बोलते हैं ना आरडीबीएमएस के अंदर। तो बात आती है कि ये एक कीवर्ड है जिसका काम है या जिसका यूज़ किया जाता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए। तो आप थोड़ा सा गेस करिए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, 1 और 2। चलिए आपने सोचा होगा, ओके, तो आपने सोचा होगा क्या डुप्लीकेशन, डिस्टिंक्ट, डीईएससी, एएससी, प्राइमरी की या फिर यूनिक। इसने कहा डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं आपकी टेबल में, उसको रिमूव करने के लिए। अब ऐसी बात है कि हम लोग डिस्टिंक्ट नाम का एक कीवर्ड है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर बी होगा। मतलब ये मेहनत आप ही के लिए की है क्योंकि आपको इधर से चूज़ करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आंसर होगा। अब आपको कहते हैं कि ये आंसर क्यों होगा, ये कुछ होता नहीं है, ये कुछ होता नहीं है, ये कुछ होता नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये दोनों में से कोई हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता। पहली चीज़, ये कोई कीवर्ड्स नहीं है। दूसरी चीज़ ये तो एंट्री ही नहीं होने देंगे ना आपके टेबल के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की। आपकी टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऑलरेडी है, आपको उनको रिमूव करा करके बाकी का डेटा डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो हम डिस्टिंक्ट नाम के कीवर्ड के थ्रू ये चीज़ कर रहे होंगे। कहता है कि एक टेबल है जिसका नाम है डिज़ाइन इन डेटाबेस हैज़ 5 कॉलम। बात को ध्यान से सुनिए, एक टेबल है जिसके अंदर क्या है, 5 कॉलम है, 1 2 3 4 और 5। हमने कहा ठीक है, और 12 रिकॉर्ड है, इमेजिन कर लेंगे ये। अब डिग्री बताइए और कार्डिनलिटी बताइए। भूल गए हैं तो बता देते हैं। देखिए इसको सबसे जो आसान तरीका है ना याद करने का वो क्या है। देखिए मैं आपसे पूछती हूँ कि कार कहाँ चलती है, कार कहाँ चलती है। आपको कैसा सवाल है ये, कार कहाँ चलती है। देखिए कार आप कहोगे कि अरे मैम रोड पर ही तो चलती है, बस यही जवाब मैंने आपसे मांगना था। आपने कहा रोड पर चलती है
है ना। तो मैंने क्या लिखा है, मैं खुद इधर लिख देती हूँ। मैंने कहा कार कहाँ चलती है, आपने कहा मैम रोड पर चलती है। आपने कहा रोड की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैंने कहा यही लिखेंगे आज से हम, क्योंकि कार्डिनैलिटी जो होती है ना वो टोटल नंबर ऑफ रोज होती है। तारीफ बाद में कर देना, पहले आंसर कर लेते हैं। तो इसने कहा व्हाट इज़ द कार्डिनैलिटी, तो बातों को ध्यान से देखेंगे। कार्डिनैलिटी कितनी हुई फिर अपनी, अगर टोटल नंबर ऑफ रो या रिकॉर्ड कितने हैं, 12। आ गई समझ में बात। और पीछे बचा क्या है, डिग्री ना, तो डिग्री क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए जो कि 5 हो गए। अब बंदे ने यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी हैं। कहता है कि 2 रिकॉर्ड्स हैविंग नल वैल्यूज़, एक चीज़ है नल वैल्यूज़ होने से कार्डिनैलिटी या डिग्री के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो नल चाहे आपकी पूरी टेबल के अंदर 12 रिकॉर्ड के 12 रिकॉर्ड ही क्यों ना हो, डेटा इज़ डेटा इवन इट इज़ नल, या फिर कोई वैल्यू ही क्यों ना हो। तो जब हमने लिख ही दिया है कि हमारी कार्डिनैलिटी 12 है और हमारे जो डिग्री है वो क्या है, 5 है, तो फिर सोचने की क्या बात है। तो चलिए, अब आपको कहता है कि आपको एक क्वेरी लिखनी है और आपको एक टेबल बनानी है जिसका नाम है इन्वेंटरी टेबल। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये टेबल की स्ट्रक्चर बनानी है। ओके, तो हम इस स्ट्रक्चर को खैर बनाते हैं। तो हम कहते हैं क्रिएट, अब देखो स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी, हम यहाँ पर बनाते हैं इस टेबल को। कहाँ हो तुम, ये रहे, है ना। ओके, तो इसके लिए अपने इसको ओपन कर लें, वर्ड को। ठीक है, तो इससे देख देख करके ही बना लेते हैं। तो ये हमारी टेबल है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्रिएट। ओके, इसने कहा टेबल, हमने कहा ओके। अब आपको क्या करना है, फील्ड के नाम लिखने हैं। तो MATERIAL मटीरियल, ठीक है, और क्या है ID। ठीक है, तो क्या करना है, इंटीजर करना है, कॉमा। तो फिर क्या है, मटीरियल वैर कैर, और जिसके अंदर क्या है, परचेज का डेटा डालना है। हमने कहा ओके। तो CATEGORY, तो क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर में अगर कुछ नहीं दिया तो इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है इसका। ठीक है, लेकिन अगर यही वैरकैर होता तो एरर आ जाती। बाय द वे, डेट परचेज, PURCHASE, ठीक है, डेट। ओके, तो हम बस हमारी बन गई। माई एसक्यूएल को ओपन करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे। आउच, यूज़ कर लेते हैं पहले डेटा बेस, है ना। ओके, तो इट इज़ सेइंग दैट इन्वेंट्री टेबल यू हैव ऑलरेडी यहाँ पर है। तो अपन क्या करते हैं, इन्वेंट्री 2 बना लेते हैं। ठीक है, कभी बच्चों को क्लास के अंदर इन्वेंट्री 2 भी है, मतलब हाँ। ओके, इन्वेंट्री 3 नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, थैंक गॉड, देयर इज़ नो इन्वेंट्री 3 टेबल। फाइन, सो दिस इज़ आवर टेबल। ओके, तो अगर मैं DESC और इन इन्वेंट्री है ना, इन वन TORY 3, तो मेरी टेबल का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख गया। तो इंटीजर था, वैरकैर 50 था, और कैरेक्टर में 1 आया है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1 बाय। ठीक है, ओके, सो सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल। चलिए चलिए चलिए, बढ़ते हैं। अभी टेबल बना लिया, तो गेस करो ना यार, क्या बनाया आपने, क्या किया। ABCD बोले तो क्या करेंगे आंसर के अंदर। ओके, तो क्रिएट टेबल इन्वेंट्री सुपर कूल एंड प्राइमरी की बोला था उसने बनाने के लिए, नहीं तो अरे आइला, ये तो भूल ही गए। चलो कोई बात नहीं, है ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना इतना देखा। ओके, दैट्स माय बैड, इट्स ओके। प्राइमरी की, ओके, सो नॉट नल, बस चिपकाना है, अरे कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ ऐसे ही चिपका करके लिख देना है, प्राइमरी की नॉट नल डिफ़ॉल्ट। बस ये जो ई है ना, इसके आगे ये कर देते हैं हम। ठीक है, ये नहीं है, इक्वल्स टू नहीं आएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ पर भी इक्वल्स टू नहीं आएगा, नहीं आएगा, एंड दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना, प्राइमरी की लिखना है, नॉट नल लिखना है, डिफ़ॉल्ट ई। ठीक है, तो ये हमारा डी सही होगा। अब कहते हैं कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द पार्ट 1 एंड 2 अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द पार्ट 1 और 2। राइट द नेम्स ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम,
विच कैन बी कंसीडर्ड एज कैंडिडेट की। अब देखिए क्या चीज़ है, बहुत ही आसान भाषा के अंदर अगर हम देखें, हमें कैंडिडेट की के अंदर इतना ज़्यादा नहीं घुसना है जितना हम अपने मास्टर्स के अंदर घुसते थे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा हमें इसके अंदर डीप में नहीं जाना है। इट इज़ जस्ट कि कैंडिडेट कीज इज़ लाइक ए कैंडिडेट, है ना, कैंडिडेट होती हैं और कैंडिडेट के अंदर से हम प्राइमरी की का चुनाव है जो करते हैं, बस इतना सा है और कुछ भी उसके अंदर इतना डीप में नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट की के अंदर से प्राइमरी की का चुनाव होता है, ठीक है। तो कैंडिडेट जो की हैं, यानी कि उनको अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर से प्राइमरी की बनेंगी, तो जो प्राइमरी की बनने के लायक होंगी वो सारी की सारी कैंडिडेट कीज होंगी। तो कहने का मतलब है कि जितने भी आपकी टेबल के अंदर एट्रीब्यूट हैं जो कि यूनिक हो सकते हैं, वो सब पर कैंडिडेट कीज का कब्जा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये कैंडिडेट हो सकता है। अभी इस पर्टिकुलर के अंदर तो पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये भी कैंडिडेट हो सकता है। क्वांटिटी तो सेम हो सकती है और डेट ऑफ परचेज भी सेम हो सकती है। तो हमारा जो नेम और पी नंबर है दैट कैन बी कैंडिडेट की। अब इसमें डिग्री और कार्डिनलिटी पूछा है। कार कहाँ चलती है, कार कहाँ चलती है, रोड पर। तो रो काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो कार्डिनलिटी हुई 5, ये कितने हुए, 1 2 3 4 4, ठीक है। तो 4 बोले 5, 4 और 5, ठीक है। तो पी नंबर, पी नंबर एंड नेम, हाँ ए इज करेक्ट, है ना, ठीक है। ओके, सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल। हाँ, ये पुश वाला है। अभी ये किसका है, स्टैक का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हो तो अपने एक बार इसको रीचेक भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उसी टाइम पर चेक किया था जब आपका सिलेबस आपको करा रहे थे। पाइथन लिखेंगे तो यस, पाइथन इज कमिंग सो मेनी टाइम बट वी डोंट हैव स्टैक, वी कैन सी हियर, ठीक है। सो दैट मीन्स स्टैक नहीं करना है। वैसे ये सिलेबस में 12th क्लास के सिलेबस में यहाँ पर होता है, CSV के बाद में दिया होता है, लेकिन आपके पास स्टैक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाई, सारा तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बट यहाँ पर स्टैक ना आने का रीज़न पता नहीं क्या है। ओके, ये अच्छी चीज़ है ना, नहीं यार। ओके, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ये तो हो गया था हमारा, ठीक है। तो ये हम स्टैक को स्किप कर देते हैं, ये भी स्टैक का ही क्वेश्चन था। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ इट इज़ आस्किंग दैट ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द पार्ट 1 and 2 अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये कौन से फंक्शन है, इनको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। ध्यान से सुनिए, एग्रीगेट जो फंक्शन होते हैं ना, इन्हीं फंक्शंस को हम ग्रुप बाय के फंक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप बाय के फंक्शन भी कहते हैं। और यही क्या होते हैं, मल्टीपल रो फंक्शंस भी होते हैं। बोले तो मैम क्या, मल्टीपल रो फंक्शंस भी होते हैं, यानी कि जो एक से ज़्यादा हमारी जो डेटा है या रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। अब देखिए क्या है, आप खुद से सोचिए ना कि एवरेज निकालना है तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपके पास हाथ में कोई डेटा होना चाहिए ना, डेटा का फिर ही तो एवरेज निकलेगा। सम निकालना है, अब सम एक अकेली 35 का क्या सम निकालोगे, फॉर दैट आपके पास में कुछ नंबर होने चाहिए, नंबर मल्टीपल ग्रुप होना चाहिए, है ना, मल्टीपल वैल्यूज होनी चाहिए, तब जाकर के उनका एक सम है जो निकलेगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपने कहा एवरेज। अब एक चीज़ ये वाली समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आपको बतानी है कि सिलेबस के अंदर आप ध्यान से देखना, आपके पास में एवीजी, आपके पास में सम, आपके पास में मिन, आपके पास में मैक्स, आपके पास में मिन मैक्स, आपके पास में काउंट, ठीक है, ये ATT एट्रीब्यूट है, और काउंट स्टार। ये 6 तरीके के एग्रीगेट फंक्शन है। मैंने क्या बोला, 1 2 3 5 6, ये 6 एग्रीगेट ग्रुप बाय या फिर मल्टीपल रो फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, ये पांचों फंक्शंस की नल वैल्यूज के साथ में नहीं बनती है, ठीक है। मान लो आप 6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और इधर कोई 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आपकी इनमें से किसी एक के साथ नहीं बनती है ना। तो आप मतलब आप 5 की नहीं बनती है, एक की बनती है, तो आप क्या करोगे, इस एक को इग्नोर करोगे ना। वही चीज़ ये क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। जिसके साथ हमारी नहीं बनती तो हम उसको इग्नोर करते हैं ना, तो ये भी क्या करते हैं, नल वैल्यूज़ के रिकॉर्ड को, डेटा को जो है इग्नोर करते हैं, ठीक है। इग्नोर का मतलब है कि वो अपने आप में शामिल नहीं करेंगे,
ठीक है, क्या करेंगे, सीधी भाषा के अंदर शामिल नहीं करेंगे। और ये काउंट स्टार है, ये क्या करेगा, इंक्लूड करेगा उसको अपने ग्रुप के अंदर, और ये सारे क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, हम तुझसे नहीं बात करेंगे, मतलब ये उसको अपने पार्टी में शामिल नहीं करते, एक्सक्लूड करके चलते हैं, और ये इंक्लूड करके चलता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अभी आपने क्या फंक्शन यूज़ किया है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का काम क्या होता है, एग्रीगेट निकालना ना। जैसे तुम्हारे पास में सब्जेक्ट है, ठीक है, किसी के पास है, मान लो हिंदी है, मान लो मैथ्स है और इंग्लिश है, उसके 3 सब्जेक्ट थे। अब एग्रीगेट निकालना है तो क्या होगा, इसके मार्क्स, इसके मार्क्स और इसके मार्क्स का अपॉन में 3 होगा ना यहाँ पर, है ना। तो तब जा करके आप एग्रीगेट निकालोगे, मतलब सारे सब्जेक्ट का प्लस और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना। एवरेज की, एवरेज में आपने डाला नेम, नेम डाला, तो नेम में ये आ गया। अब मतलब वैल्यूज़ का हो सकता है ना सम, अगर हम वैल्यू करेंगे 3 + 4 + 5, है ना, ये आपस में जुड़ करके एक न्यूमेरिकल आंसर लेकर के आएंगी। अब a + b + c + क्या हो सकता है, ठीक है, कॉन्कैटिनेट या वो तो करने से रहे, ठीक है, ये नंबर्स के ऊपर काम करेंगे, तो इसमें आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, और सम में भी हमने यही लगा दिया, तो सम में भी 0 आएगा, तो आपका आंसर विल बी 0 हेयर। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई इसको ध्यान में रखना, बट इसमें अभी एक ट्विस्ट छुपा हुआ है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, वो क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि जब ट्विस्ट आएगा तब बताएंगे। ठीक है, वैसे हमारे पास 0 ही है ना। ओके, कहता है कि वाई इज इट नॉट अलाउड टू गिव स्ट्रिंग एंड डेट टाइप आर्ग्यूमेंट फॉर सम एंड एवरेज फंक्शन। अगर आपके मन में पिछले क्वेश्चन को लेकर के सवाल था कि क्यों नहीं हम दे सकते, ऑफ कोर्स क्योंकि ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं ना, ये नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि तुम जो है मल्टीप्लाई, तुम a × b करके क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न है ना, हम ये नहीं कर सकते a/b, वैल्यूज़ हो सकती हैं, बाकी हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा। आर नॉट रियल नंबर, स्ट्रिंग एंड डेट्स आर नॉट रियल नंबर। रियल नंबर मतलब एक तरीके से न्यूमेरिकल कह सकते हो, दैट वी कैलकुलेट, सो सम एंड एवरेज, बिल्कुल, सम एंड एवरेज आर नॉट वैलिड। ओके, ठीक है, बाकियों में क्या लिखा हुआ है, सम इज अलाउड विद डेट, नहीं ऐसा नहीं है, एवरेज डेट किसी के साथ नहीं है, नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। अब हाँ, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आगे आप कह दो ना, महा 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 इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल उतना इम्पॉर्टेंट है ये। अगर हम 12th बोर्ड की बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल आता है। ठीक है, हर साल, या तो आईपी को या तो सीएस को, और दोनों को। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी पिछले साल का पेपर नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इनका एक डिफरेंस बताया था ना, बस वही डिफरेंस आपको इसका याद रखना है। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, काउंटर स्टार जैसे बच्चों को बताते हैं वैसे आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप भूलोगे नहीं उससे। सबसे पहले तो ना आप ये एक अपने आप से एक चीज़ पूछिए कि अगर मैंने लिखा स्ट्रिंग स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, कुछ भी टेबल है, कुछ भी, है ना, तो आप कहोगे स्टार का मतलब है ऑल, सारा डेटा मेरा डिस्प्ले होगा। समझते हो ना इसका मतलब? जब हमने काउंट के अंदर स्टार लिखा तो भी ये यही मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स ऑल, सारा। तो मैंने अभी बताया था ना, एक की बनती है नहीं बनती है, तो क्या है, इसकी सबके साथ बनती है। ये क्या कहता है, ऑल, सारे जो टेबल के रिकॉर्ड्स है ना उनकी मैं काउंटिंग कर दूंगा। जैसे मैं हमेशा हर क्लास में कहती हूँ कि नाम से समझो चीज़ों को, नाम से आपको हमेशा के लिए और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए याद रहेंगी चीज़ें। अब काउंट का काम क्या है, काउंट करना। काउंट क्या करेगा, ऑल, सब कुछ, पूरी टेबल में जितना डेटा है वो सारा काउंट होगा। क्या मतलब है, क्या फ़र्क पड़ता है कि उसमें नल है या फिर कोई वैल्यू है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने काउंट के अंदर किसी एक एट्रीब्यूट का नाम दिया, ये बिल्कुल वही बात हो गई कि अगर मैं सेलेक्ट के अंदर ऐसा कहती हूँ कि डेट नाम का एक एट्रीब्यूट है वो प्रिंट हो जाए, तो सिर्फ डेट प्रिंट होगा ना। वही चीज़ कि काउंट के अंदर अगर मैंने किसी एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया तो ये सिर्फ उसका डेटा काउंट करके बताएगा। अब आप कहोगे कि भाई फिर दोनों में अंतर क्या है? अगर ये पूरी टेबल का डेटा काउंट स्टार काउंट करके दे रहा है, तो काउंट के अंदर अगर एट्रीब्यूट डालेंगे तो भी तो वही वही चीज़ दे रहा है ना।
एक चीज़ भूल गए, इसकी बनती नहीं है ना नल के साथ में, ये नल को अपनी टीम में शामिल नहीं करता है। तो आपके प्रश्नों पर से पर्दा उठाते हैं और कहते हैं कि काउंट स्टार में क्या होगा, ये पूरी टेबल को क्या करेगा, काउंट करेगा। तो आप यही समझे क्या मैम, यही समझा रहे हो कि टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, क्या हम ये ढूंढना चाहते हैं इसके थ्रू? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू होगा कि आपके C1 नाम का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर कितने कितने नॉन नल एट्रीब्यूट्स पड़े हैं, राइट। अब ध्यान से सुनिए, इसको देखिए। कहता है कि C1 एक कॉलम है टेबल T1 का, उसमें 2 स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं, इन दोनों के आउटपुट आपको अलग अलग आ रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है? एक टेबल है जिसका नाम है T1, ठीक है, उसमें एक टेबल है, एक कॉलम है C1 और एक कॉलम है C2, इसमें है 3 4 नल और 5, इसमें 6 7 8 और कुछ भी है, ठीक है। तो अब आपने ये वाली कमांड लगाई, कौन सी? ये वाली। तो ये क्या करेगी, आपको आंसर करेगी 1 2 3 4, और इससे जब आप आंसर करोगे तो ये आपको आंसर देगी 1 2 3। कारण क्या है, इसमें C1 के अंदर देखो तो 3 रिकॉर्ड हैं जो कि नॉन नल हैं, लेकिन स्टार का मतलब सारे, उसको कोई मतलब नहीं पूरी टेबल में कितना रिकॉर्ड है, दैट्स इट। समझ में आई चीज़? टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी ऑप्शंस के अंदर, तो मैंने उस टाइपिंग मिस्टेक को सही कर दिया है। तो अब अगर हम इसके ऑप्शन पढ़ें तो कहता है A एंड B बोथ विल जनरेट सेम आउटपुट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब कहता है कि इन ऑप्शन A काउंट स्टार विल काउंट द नंबर ऑफ रोज इन T1। यस, टोटल नंबर ऑफ रोज या रिकॉर्ड ही काउंट करेगा। वेराज जो ऑप्शन बी है वो क्या करने वाला है, आपका देयर में बी नल वैल्यू, सो इट विल काउंट नॉन नल वैल्यूज़। ये बिल्कुल सही है। लास्ट जो अभी मेरी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो हमारा आंसर बी होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है चीज़ें, अब आप ऑप्शन पढ़ो और आंसर करो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि संघी इज क्रिएटेड 2 टेबल्स विद सिटी एज ए प्राइमरी की इन टेबल 1, ठीक है। टेबल 1 है, ठीक है, उसमें एक सिटी नाम का एट्रीब्यूट है जो कि क्या है, आपका प्राइमरी की है, सुपर डुपर कूल और फॉरेन की, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल 2 में भी हम इसका नाम सेम ही दे देते हैं। आपको पता है कि प्राइमरी की और फॉरेन की का नाम अलग अलग हो सकता है। वाइल इंसर्टिंग रो इन टेबल 2, जब इसके अंदर रो इंसर्ट हो रही होती है तो कहता है कि संघी इज नॉट एबल टू एंटर वैल्यू इन द कॉलम सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कुछ वैल्यूज़ को एंटर नहीं कर पा रहा होता है, ऐसा क्यों? अब इसका जवाब यहाँ पर इतना सा या इससे ले सकते हैं कि देखिए आपके घर के पास में एक छोटी सी दुकान है, ठीक है, कोई मसाले वाली या फिर कोई ये जो है डेयरी की दुकान है या कुछ भी है, कोई छोटा सा शोरूम है मान लीजिए, है ना। तो ये छोटा सा शोरूम है, ठीक है। अब ये जो अपना सारा सामान है ना अंकल, ये कहाँ से लाते हैं? ये आपके घर से दूर या थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा शोरूम है या मॉल है, वहाँ से लेके आते हैं। इसकी दुकान में जितना सामान है ना, जितना भी सामान है, वो सारा का सारा यहाँ से आएगा। इधर एक और मॉल है बहुत ही बड़ा, ये वहाँ से कभी नहीं लाएंगे, ये सिर्फ जो माल लाएंगे वो इसी मॉल से लेकर के आएंगे। तो यानी कि इस अंकल की दुकान में जितना भी सामान है वो सारा किससे बिलोंग करता है? इससे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो इस मॉल का सारा ही सामान ले आएंगे, हो सकता है ले आए, लेकिन हो भी सकता है कि नहीं लेकर के आए, है ना। लेकिन इसकी जो रूट है या सामान लेके आ रहा है वो कहाँ से लेके आ रहा है? इस मॉल से लेकर के आ रहा है, ठीक है। अब आप एक दिन इसके घर पे मतलब या फिर इसकी दुकान के अंदर गए, अब आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली कि अरे ये वाली चीज़, ये वाली तो इस मॉल के अंदर की है ना। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो जो अंकल है ना वो हमेशा इसी से लेकर के आते हैं। तो आप कहोगे यार ये कोई बात हजम नहीं हुई कि अंकल उस मॉल की सामान कैसे लेकर के आ गए, उस ब्रांड का, है ना। बस यही बात है यहाँ पर भी। ऐसा है कि देखिए प्राइमरी की और फॉरेन की का जो रिश्ता है उसको आप ध्यान से सुनिए कि क्या होता है। देखिए एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है? सबसे पहले तो प्राइमरी की शर्त है कि वो पूरी टेबल में यूनिक होगी और वो हमेशा नॉट नल रहेगी। क्या? पूरी टेबल में यूनिक होगी और वो हमेशा नॉट नल रहेगी और एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ये 3 शर्तों पर खड़ी होती है। कौन? प्राइमरी की।
एक टेबल में इट्स लाइक अ क्वीन, नॉट टेक क्वीन, इट्स मी बट इट्स अ क्वीन। ये क्या है, क्वीन है कौन, प्राइमरी की, कहती है कि मैं एक टेबल में एक रहूंगी और मैं रहूंगी तो यूनिक बन के रहूंगी और कभी भी नल एंट्रीज नहीं हो सकती। तो ये 3 शर्तों के ऊपर आपकी प्राइमरी की खड़ी होती है। ठीक है, अब एक टेबल में यदि कोई एक प्राइमरी की है, ठीक है, अगर आप 2 टेबल को आपस में जोड़ते हो तो क्या करते हो, वो जो दूसरी टेबल है ना उसके अंदर ये टेबल की प्राइमरी की को अटैच करते हो। तो यानी कि ये जो सिटी है ना ये इसके अंदर भी है। तो अब हमने क्या किया है, इन दोनों को अटैच करने के लिए इसको यहाँ फॉरेन की बताया है, बनाया है। ध्यान रखिए कि फॉरेन की शर्त ये होती है कि वो किसी टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए, क्योंकि वो फॉरेन की है तो उसका जो लिंक है या डेटा है वो सारा का सारा उस फॉरेन की से आ रहा होता है। जैसे इस अंकल की दुकान में सारा सामान यहाँ से आ रहा है ना, वैसे ही इस फॉरेन की में जितना डेटा आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। अब इसके अंदर मान लीजिए अगर मैं सारा रब करती हूँ तो अगर ये मेरी टेबल 1 है ना, इसके अंदर सिटी नाम के कॉलम में अगर ABCXYZPYQ है और टेबल 2 के अंदर भी सिटी है, अब इसमें ABC आ सकता है, हाँ, XYZ आ सकता है, दोबारा आ सकता है, हाँ, लेकिन इसमें आप MNOP नहीं डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो यहीं से डेटा एक्सेस कर रही है ना। जैसे उस अंकल की दुकान में कोई दूसरे मॉल का सामान नहीं आ सकता, वैसे ही यहाँ पर नहीं आ सकता कुछ भी और डेटा, क्योंकि उसको एक्सेस कहाँ से मिल रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, हमारी टंकी में पानी है ना, तो हम बाल्टी जब भरते हैं तो हमारी टंकी का ही पानी आ सकता है ना, इसमें कोई दूसरे अंकल की टंकी का पानी तो नहीं आ सकता ना। वही चीज़ यहाँ पर है। तो हमारी फॉरेन की में जो डेटा का फ्लो होगा या डेटा जाएगा वो प्राइमरी की से ही तो जाएगा ना। अब आप उसमें और डेटा कैसे डाल सकते हो? तो यही उसको एक कारण है जो एरर आ रही होगी। कहता है कि संघी वॉज ट्राइंग टू एंटर द नेम ऑफ सिटी इन टेबल, द नेम ऑफ सिटी इन टेबल 2 विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द टेबल 1, दैट इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से उसको ये एरर आ रही होगी। बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बिकॉज वी कांट एंटर नहीं, कुछ भी नहीं है, पहला ही सही है, बाकी सब मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, अभी आपको चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अभी प्राइमरी की और फॉरेन की मैंने बताना है बहुत अच्छे से, आपको प्रैक्टिकली भी बताना है। देखिए, प्राइमरी की 3 शर्तों पर है, इट्स लाइक अ क्वीन, कहती है कि मैं एक टेबल में एक रहूंगी, यूनिक रहूंगी और नॉट नल रहूंगी। फॉरेन की शर्त है कि वो पहले किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ से रेफरेंस लेकर के आएगी इधर। ठीक है, तो इसके फॉरेन की में जो भी डेटा होगा वो प्राइमरी की से एक्सेस हो रहा होगा। ठीक है, और फॉरेन की के अंदर और प्राइमरी की के अंदर, देखो फॉरेन की एक टेबल में एक से ज़्यादा हो सकती है, ये अंतर है जो अभी मैं बताने वाली थी। फॉरेन की में नल भी हो सकती है एंट्री, डुप्लीकेट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है फॉरेन की, क्योंकि वो तो फॉरेन की है ना, वो प्राइमरी की थोड़ी है। एक टेबल में एक प्राइमरी, उस टेबल में उसकी प्राइमरी की होगी ना। ठीक है, और फॉरेन कीज हो सकती हैं। अब कहता है कि द पिन कोड कॉलम ऑफ टेबल पोस्ट इज गिवन बेलो। ठीक है, इसका यूज़ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, लाइक का। वैसे अभी क्लासेस चलेंगी मेरी जब एसक्यूएल की, तब मैं आपको लाइक का अच्छे से यूज़ बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए देखिए इसके अंदर परसेंट को आप ऐसा समझ लो कि आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, मतलब परसेंट को ये नहीं पता कि क्या आएगा और कितना आएगा। लेकिन अगर अंडरस्कोर होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि क्या आएगा, लेकिन उसको ये पता होता है कि कितना आएगा। ठीक है, अब ऐसा है कि आपने लिखा परसेंट 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 से ख़त्म हो रहा है, उससे पहले कुछ भी आए या वो 1 भी हो सकता है। तो अब आप खुद देखिए कि 1 ये वाला रिकॉर्ड है, तो आपके पास में 1 कितनी ज़ीरो है, दिखाई भी नहीं दे रही, ये आएगा आपको। और इसके अंदर की जो 0 से शुरू हो रहा है तो इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, नल आएगा। नल मतलब नो आउटपुट, है ना। तो यस, आपका ए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस फटाफट में आंसर करेंगे। ऑल एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर नल्स एक्सेप्ट फॉर डैश फंक्शन। ऑल एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर नल्स। ठीक है, तो जो इग्नोर करते हैं लेकिन एक फंक्शन को छोड़ते हुए, कौन सा, काउंट स्टार को छोड़ते हुए। ये काउंट स्टार क्या करेगा, ऑल सबको अपने अंदर संभालेगा।
ठीक है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता क्या नल है या नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में क्लास भी है, टाइम भी चेक करने दो। प्राची हैज़ गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। मैक्स से क्या पता चला, नाम से देखो क्या चलेगा पता, मैक्सिमम मार्क्स, सुपर कूल। ये नल को इग्नोर करेगा, ये मतलब नल को इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, ओके, मैक्स एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, अब आपने लिखा ग्रुप बाय क्लास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रुप बाय ग्रुप बाय ग्रुप बाय ग्रुप बाय समझाने वाली चीज़ है, इसको क्लासेस में बैठ करके अच्छे से समझाएंगे। बट ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है कि भाई उस बंदी ने कमांड को गलत लिखा है, उसको वो डिजायरेबल आउटपुट नहीं मिल रहा, उसकी हेल्प करो। पहली चीज याद रखिए कि ग्रुप बाय से पहले वेयर आ सकता है, लेकिन वो ऐसे नहीं आ सकता है। वेयर इज ए कंडीशनल क्लॉज, तो उसमें कंडीशन देंगे ना, फालतू में ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे। तो वेयर को हटा दो, जो भी ऑप्शन होगा वो देख लेना, इसके अंदर से बस वेयर हटेगा। हेल्प रितेश टू राइट द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट। देखिए यंगेस्ट स्टूडेंट, आपकी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी क्लास में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है DOJ। ठीक है, एक बच्चा 2001 को पैदा हुआ, एक 1990 को पैदा हुआ, एक 2006 को पैदा हुआ, एक 2009 को पैदा हुआ। आपकी क्लास में अब बताइए सबसे यंगेस्ट कौन सा बच्चा है जो होगा। आप फटाफट से बोलोगे 2009 वाला, है ना, 2009 वाला। अब आप भूल जाइए कि आप यंगेस्ट ढूंढ रहे हो। अब आप सिर्फ इसमें से देखिए कि 2009 को आप कैसे ला सकते हो। 2009 को आप कैसे ला सकते हो, क्या आप, अगर आपने मिन यूज़ किया और उसमें DOJ डाला तो आपको क्या आएगा। अगर आपने मैक्स DOJ डाला तो उसके अंदर से आपको क्या डिस्प्ले होगा। आप कहोगे कि अगर मैं मिनिमम डालूंगी तो मुझे 90 प्रोड्यूस होगा, मुझे 2009 होगा। तो हम क्या करेंगे, मैक्स का यूज़ करेंगे, है ना। तो हमारा B ऑप्शन है ना जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे कर लिया करो इसको, क्योंकि ना सबसे बड़ा डाउट होता है, जैसे ऐसा पूछ लेते हैं कि हाल फिलहाल में किसकी ज्वाइनिंग हुई है या सबसे पुराना एम्प्लॉय बता दो, है ना। तो फिर उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे करती आई हूँ अपने टाइम से, तो वो आदत बनी हुई है। तो वही बच्चों को भी बताया कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये मिन यूज़ करना है कि मैक्स करना है, बड़े छोटे के अंदर यू जस्ट सी कि तुम्हें क्या करना है, उस नंबर को निकालो एंड नाउ यू फाइंड दैट कि विच वन इज सुइटेबल फॉर दैट, मिन और मैक्स, राइट। सो या अगर आपके पास कोई इससे बेटर आइडिया तो यू कैन सजेस्ट। ठीक है, मुझे राइटिंग का शौक है तो मैं बीच बीच में ऐसे डालती रहती हूँ। ठीक है, तो ये ओके तो आगे चलते हैं, खैर, है ना। अ रिलेशन व्हीकल इज गिवन बिलो। ठीक है, कहता है कि डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल हैविंग द क्वांटिटी मोर देन 20। इसको आप करना, पहले इस लेक्चर को यहीं पर पोज करो और इन तीनों को आप करिए खुद से। अगर आपको आता है SQL, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम जब कराएंगे तब आ जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेरी को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना है, एवरेज प्राइस निकालना है। सुपर डुपर कूल, एवरेज प्राइस देखो ऊपर लिखा है क्या, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा सेलेक्ट, जहां से सूत आ जाए ना वहां से क्वेरी लिख दो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सेलेक्ट से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ईच टाइप ऑफ व्हीकल, अब ज्यादातर जो सवाल होते हैं ना 90% उनमें ईच, वाइज, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जब ग्रुप बाय का यूज होता है ना। तो ईच टाइप ऑफ व्हीकल, तो ईच टाइप ऑफ व्हीकल, टाइप कैसे पता चलेगा, टाइप से। तो मैं क्या कर रही होंगी यहाँ पर, फ्रॉम व्हीकल नाम की टेबल, VEHICLES लगाएंगे एंड उसके बाद में मैं लगाऊंगी ग्रुप बाय, एंड ग्रुप बाय में मैं क्या रखूंगी, टाइप को रखूंगी। ओके, हो गया, नहीं हुआ अभी, आगे पढ़िए। हैविंग द क्वांटिटी मोर देन 20, लेकिन टाइप आपने यहाँ लिखा है तो आपको टाइप यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है। आउटपुट थोड़ा अच्छा लुक वाइज कहने का मतलब कि आउटपुट आपको ढंग से दिखाई दे जाता है। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। कहता है कि हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20। अब यहाँ पर आप एक गलती करोगे कि आप फटाफट से हैविंग का यूज़ कर दोगे। हैविंग नहीं करना है यहाँ पर यूज़, यहाँ पर आपको वेयर क्लॉज का यूज़ करना है। देखिए हैविंग का यूज़ होता है ग्रुप बाय के बाद में, किसके बाद में, ग्रुप बाय के बाद में। ठीक है, अब हैविंग आपका उस टेबल के ऊपर अप्लाई होता है जो ग्रुप बाय के बाद में एक वर्चुअल टेबल निकलती है, वो ग्रुप के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब उस टेबल के ऊपर अप्लाई होता है। अब हैविंग का हम यहाँ यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि उसने क्वांटिटी बोला है ना, तो आपने क्वांटिटी नाम का तो एट्रीब्यूट सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो हमारा वेयर क्लॉज लगेगा। तो वेयर क्लॉज क्या कर रहा होगा, एक सेकेंड, मोर देन 20 लिखने दीजिए। वेयर क्लॉज आपकी पूरी टेबल से पहले 20 से ऊपर वाला डेटा छान लेगा
अब आप उसके ग्रुप बना रहे होंगे तो आपके पास में आउटपुट यही आएगा। खैर मैंने तीनों का आंसर एक साथ लिखा हुआ है, बट ऐसा हो गया समझ में। अब हम दूसरे वाला कर लेते हैं। 1 सेकेंड रुकिए, टाइम हो रहा है। ठीक है, काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। ऐसा करते हैं कि आप इन दोनों तीनों क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है। अगले जो क्लास होगी ना उसमें हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा 8:26 हुए हैं तो 8:30 पर मेरी जो है क्लास है, ठीक है। एंड तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं। आई थिंक जो है मैं इसका आंसर वैसे बता भी देती हूँ, ये आंसर है इसका, और हमारे पास ज़्यादा तो नहीं बचा है, बस यही 2-4 क्वेश्चन बचे थे, ठीक है। वैसे मैं इनको लास्ट वाले में अगले वाले में शामिल कर लूँगी, या कहीं ना कहीं किसी स्लाइड के अंदर शामिल हो ही जाएगा ये, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। बाय द वे ये बोर्ड का क्वेश्चन है जो पिछले 1-2 सालों में आ चुका है आईपी के अंदर, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर। एंड चलिए फिर, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, कंजूसी ना करो, ठीक है। 4-5 और डिवाइस होंगे घर से, क्या करना तुम्हें, बटन ही तो क्लिक करना यार। हम इतने जुबान सुखा रहे हैं अपनी, पढ़ा रहे हैं यार। हाँ, तो आप अगर कहते हो कि मैम डीबीएम से एसक्यूएल करा दो और ये करा दो, तो हम भी कह सकते हैं कि भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए फिर, है ना, सब्सक्राइब कर देंगे और हम लेक्चर्स अपलोड कर देंगे, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं और बात करते हैं फिर आप लोगों के साथ में। बाय।